1849 में एक 27 साल का लड़का साइबेरिया की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। वो लोनली और डिप्रेशन में आकर एक ग्रुप को ज्वाइन करता है, पेट्रोसेव्स्की सर्कल। यह बात होती थी प्रबंधित राजनीतिक विचारों की, जो वहाँ के राजा की पॉलिसी के खिलाफ होती थी। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर वही लड़का न सिर्फ नॉवेलिस्ट बनेगा, बल्कि दुनिया के सबसे महान लेखक और मानवविज्ञानिकों में से एक बनेगा। ये कहानी उस इंसान की है जो उस दौर में साइकोलॉजी की गहराइयों में उतर गया था, जब दुनिया ने साइकोलॉजी को एक साइंस के रूप में भी नहीं पहचाना था। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। 1821 में रशिया के एक छोटे से शहर मॉस्को में हॉस्पिटल कैंपस के अंदर जन्म हुआ फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का। उसके पिता डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने दोस्तोयेव्स्की को बचपन से ही सीरियस और गहरी सोच वाली किताबें पढ़ने को दी। छोटी सी उम्र में ही उसने बाइबल, डॉन किहोती, पुस्किन की पॉइंट्स और होमर जैसे क्लासिकल राइटर्स की बुक्स पढ़ ली थी। वो 15 साल के थे जब ट्यूबरक्लोसिस में उन्होंने अपने मदर को खो दिया। फिर उनके पिता ने उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के एक मिलिट्री इंजीनियरिंग स्कूल में भेजा, लेकिन दोस्तोयेव्स्की का मन तो कहीं और था। उसका मन सिर्फ लिटरेचर और फिलोसॉफी में था। 1839 में उनके पिता की भी मौत हो जाती है। उनके पेरेंट्स की अर्ली डेथ और बचपन से ही हॉस्पिटल में जीवन गुजारने की वजह से उन्होंने बीमारी, गरीबी और दुख को अपने आसपास देखा, और ये सब दर्द की वजह से उसका नज़रिया दुनिया को देखने का बिल्कुल अलग बन चुका था। 1844 में उसने मिलिट्री इंजीनियरिंग जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि उसका मिलिट्री इंजीनियरिंग बनने का कोई जुनून नहीं था। जुनून तो था उसका सिर्फ राइटर बनने का। उन्होंने एक पहला नोवेल लिखना शुरू किया, नाम था पुअर फॉल, जो 1846 में पब्लिश हुआ। उस नोवेल में गरीबी, इज्जत और कुर्बानी के बारे में बात की गई कि इंसानियत पैसों से बढ़कर है, और वो नोवेल बहुत सफल रहा। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप आज जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कल भी जीतते हैं। ऐसे ही उसका दूसरा नोवेल द डेविल फ्लॉप हो गया। वो अकेलापन और दर्द से जूझ रहे थे। तभी उसने एक ग्रुप में शामिल होने का फैसला किया, पेट्रोसेव्स्की सर्कल। लेकिन ये कोई आम ग्रुप नहीं था। यह बात होती थी प्रबंधित राजनीतिक विचारों की, जो वहाँ के राजा की पॉलिसीज के खिलाफ थी। फिर नतीजा ने दोस्तोयेव्स्की का साथ नहीं दिया। करीब 120 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनमें से दोस्तोयेव्स्की भी शामिल था, लेकिन उनमें से सिर्फ 21 लोगों को, जिसमें दोस्तोयेव्स्की भी शामिल थे, मौत की सज़ा सुनाई गई। आंखों के सामने मौत का दृश्य सज चुका था। बंदूकें तान दी गई थी और जिंदगी बस कुछ पलों की मेहमान थी। फिर अचानक आदेश बदल गया। मौत टल गई, लेकिन जीवन कब का बदल चुका था। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका इरादा बस डराने का था। उसके बाद आई साइबेरिया की वो कठोर जिंदगी। 4 साल के जीवन कर मिट्टी और बर्फ के बीच। गर्मी में असहनीय गर्मी थी और सर्दियों में विश्वास के परे ठंड। उन्होंने लिखा, हर दिन एक संघर्ष था, जीने के लिए, ठंड से बचने के लिए और अपना होश संभलने के लिए। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि 4 साल जेल में बिताने के बाद दोस्तोयेव्स्की बस घर लौटकर पहले की तरह जी पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसको घर जाने दिया ही नहीं। उसको ज़बरदस्ती एक साइबेरियन शहर सेमीपलातिन्स्क में एक आम सिपाही के रूप में सेवा करने भेजा गया। उसके बावजूद भी उसने सीक्रेटली नोवेल लिखा। इसी दौरान दोस्तोयेव्स्की की शादी मारिया दिमित्रियवना से हो जाती है, जबकि मारिया ट्यूबरक्लोसिस और भावनात्मक रूप से जूझ रही थी। दोस्तोयेव्स्की उसकी ज़िंदगी के दुख को देखकर पिघल गए और उससे शादी करने का फैसला किया। लेकिन उनके रिश्ते में कुछ तो थी जो कुछ खास नहीं थी। बेचैनी। मारिया ट्यूबरक्लोसिस और मूड स्विंग से जूझ रही थी। उनका रिश्ता हमेशा झगड़े और भावनात्मक तनाव से भरा हुआ था। फिर भी दोस्तोयेव्स्की उनके प्रति लॉयल रही, चाहे उनका रिश्ता प्यार कम और दर्द भरा ज़्यादा था। और ये बेचैनी से भरा रिश्ता ज़्यादा टिका नहीं। 1864 में उनकी पत्नी मारिया दम तोड़ देती है। ट्यूबरक्लोसिस था उसको। उसका ये बीमार या वायरस
सालों से मेरिया की सेहत को खा रहा था। शायद जिंदगी उसके खिलाफ थी, मौत से नहीं लेकिन दुख से। उसी साल कुछ महीने बाद उसका बड़ा भाई मिखेल वो भी गुजर जाता है। दोस्तोयेव्स्की कर्ज में डूबा हुआ था। उसके भाई के जाने के बाद उसकी बढ़ गई थी जिम्मेदारियाँ, और जिसकी जेब में कुछ ना हो उन्हें तो बस यही लगता है कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ जुआ ही बदल सकती है। उसको जुआ की लत लग चुकी थी। इन सब चीज़ों के बावजूद भी उसने फिर से लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार बात सिर्फ जुनून या पैसों की नहीं थी। बात थी जिंदा रहने की, भूख, कर्ज और जिम्मेदारियों की। वैसे हम इंसान अगर सर्वाइवल की बात हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब उसने कलम को रोका, एक किताब जन्म हुआ, क्राइम एंड पनिशमेंट। ये किताब साइकोलॉजी के फील्ड में काफ़ी मशहूर है। एक ऐसा नॉवल जहां अपराध और नैतिकता पर गहराई से बात की गई। जिस तरह से किरदारों को दिखाया गया वो अपने आप में एक कला है। अगर आप साइकोलॉजी या फिलोसॉफी में इंटरेस्ट रखते हो तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह नॉवल 1866 में पब्लिश हुआ और पब्लिश होने के कुछ ही दिन बाद हज़ारों कॉपीज बिक गई। और हाँ, इस किताब की सफलता के बाद उसकी अच्छी कमाई होने लगी और मिला उन्हें मौका और भी महान किताब लिखने का। लेकिन क्राइम एंड पनिशमेंट को लिखने के बाद भी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। हाँ, क्राइम एंड पनिशमेंट को लिखने के बाद उसकी अच्छी कमाई होने लगी थी, लेकिन वो अभी भी कर्ज में डूबा हुआ था और अपने भाई के कर्ज का बोझ भी उसको ही उठाना पड़ रहा था। जुआ की लत की वजह से उसका पैसा बर्बाद हो रहा था। पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने स्टिलोव्स्की नाम का एक पब्लिशर से अजीब सी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पब्लिशर ने कहा कि अगर दोस्तोयेव्स्की ने 1 नवंबर 1866 तक नया नॉवल पब्लिश नहीं किया तो वो उनके भविष्य के सारे नॉवेल्स के राइट्स को फ्री में ओन कर लेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए दोस्तोयेव्स्की के पास सिर्फ 1 महीना बचा था, इसलिए उन्होंने 4 अक्टूबर 1866 को एक स्टेनोग्राफर हायर किया, जो कि बहुत दुर्लभ था उस समय मिलना। उसका नाम था अन्ना ग्रिगोरियevna स्निटकिना। वो 20 साल की युवा थी जो अपने काम में बहुत अच्छी थी। दोस्तोयेव्स्की बहुत घबराया हुआ और निराश था क्योंकि उसको 1 महीने के अंदर एक नॉवल लिखना था। अगर वो लिख नहीं पाता तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाता। अन्ना उसके दर्द को समझ सकती थी और मदद करने को तैयार थी। वो खुद एक शांत और कुशल लड़की थी। उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उनके पास ना ही कोई नोट्स थे ना ही कोई स्टोरी था, तो सिर्फ दोस्तोयेव्स्की और उसका अतीत। रोज घंटों के लिए वो दोनों सेंट पीटर्सबर्ग के छोटे से अपार्टमेंट में बैठते। दोस्तोयेव्स्की घबराए हुए अपने विचारों को चिल्लाते और बोलते रहते। अन्ना उसे बिना किसी रुकावट के लिखती जाती। कभी कभी वो घंटों तक चुप हो जाते, किसी भावनाओं में अटक जाते या मानसिक रूप से थक जाते। उन्होंने अपना दर्द, जुआ का नशा और असफलताओं के बारे में खुलकर बात किया, और इन सब मुश्किलों के बीच भी अन्ना ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उसने सिर्फ लिखने में साथ नहीं दिया, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रहने में मदद की। 29 अक्टूबर 1866 को उन्होंने नॉवल द गैम्बलर को सिर्फ 26 दिनों में पूरा किया, डेडलाइन से सिर्फ 3 दिन पहले। बिना किसी देरी के अन्ना तुरंत उसकी मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिशर के पास भेज देती है। दोस्तोयेव्स्की ने भी अपना भविष्य बचा ली थी, और उनकी 26 दिनों की मेहनत के बाद सिर्फ एक नॉवल का जन्म नहीं हुआ एक गहरा संबंध जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी हमेशा के लिए। कुछ हफ्ते बाद दोस्तोयेव्स्की ने अन्ना को प्रपोज किया। इन 26 दिनों में उनकी रिलेशनशिप प्रोफेशनल से इमोशनल बन गई थी। दोस्तोयेव्स्की ने कुछ सरल प्रश्न किए, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम क्या कहोगी? लेकिन अन्ना, जो दोस्तोयेव्स्की को अच्छे से समझ चुकी थी, फिर बाद में अन्ना ने कहा कि वो वैसे भी दोस्तोयेव्स्की से शादी करना चाहती थी। 15 फरवरी 1867 को ट्रिनिटी कैथेड्रल, सेंट पीटर्सबर्ग में दोनों की शादी हुई। अन्ना सिर्फ 20 साल की थी और दोस्तोयेव्स्की 45। शादी के बाद दोनों यूरोप ट्रेवल करी ताकि मानसिक और भावनात्मक रूप से ठीक हो सके। अन्ना ने उनके सबसे निराश और दबाव के समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि सहायता किया।
अन्ना सिर्फ एक पत्नी के रूप में नहीं थी, वो उनकी सहायक जैसी थी। फिर उन्होंने लिखे कई मशहूर नॉवेल्स जैसे द इडियट, डीमंस, द ब्रदर्स कैरामाज़ोव और भी। अगर एना ना होती तो शायद उन किताबों को लिख पाना मुश्किल होता। कुछ साल के बाद दोनों वापस रशिया लौट आए। वो लोग फाइनेंशियली सिक्योर हो चुके थे। अन्ना ने दोस्तोयेव्स्की के नाम पर एक पब्लिशिंग बिजनेस खड़ा किया जहां कॉपीज प्रिंट होते थे। धीरे धीरे करके जब उनके पास अच्छी कमाई होने लगी तब उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में एक घर खरीद लिया ताकि वो लोग आराम से रह सके। दोस्तोयेव्स्की महान लेखकों में से एक बन गए। धीरे धीरे करके उनकी किताब बहुत मशहूर होने लगी। वो डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को गहराई से लिखते थे जब साइकोलॉजी एक साइंस के रूप में घोषित भी नहीं किया गया था। 1880 में उन्होंने पुस्किन मोमेंटम के बारे में मॉस्को में एक फेमस स्पीच दिया जहां लोगों ने उन्हें रशिया के सबसे महान लेखकों में से एक कहा। उसको मानसिक रूप से शांति मिल चुकी थी, वो शांति जो बहुत घाव या दर्द के बाद मिलती है, जिसकी हर सांस में ठंडक है। लेकिन कहते हैं ना, मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं। आम इंसान हो या कोई मशहूर, मौत सबके लिए आती है। 28 जनवरी 1881 को उनकी मृत्यु हो गई लंग्स की बीमार में। उन्हें पहले से ही एपिलेप्सी थी और बाद में एफिसेमा जैसे बीमार हो गया, जो कारण था उनकी मृत्यु का। उनकी अंतिम यात्रा में यानी फनरल में 30,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए और उस समय किसी फनरल में इतना लोगों का शामिल होना बहुत दुर्लभ था। अन्ना ने उनकी विरासत को संरक्षित रखा। उसने उनकी रचनाओं को यानी किताबों को पब्लिश किया। उसने कभी दूसरी शादी नहीं की और उनके प्रति लॉयल रही जब तक 1918 में उनकी मृत्यु ना हो गई। दोस्तोयेव्स्की के लिखे हुई किताब आज भी साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत मशहूर है, जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट, एक ऐसा नॉवल जो एक खूनी की नज़र से लिखा गया है जहां डार्क ह्यूमन इमोशंस के बारे में बहुत गहराई से बात की गई है। आज के ज़माने के लोग तुमसे कहेंगे कि कुछ बनो, सफलता हासिल करो, अपने जुनून के पीछे भागो। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें गलत क्या है, लेकिन बात यह है कि अगर आप अंदर से टूट रहे हैं, खो चुके हैं या रास्ता भटक गए हैं, तो उस समय ये सब कहना आपको बेहुदा लगेगा। आसान भाषा में कहूँ तो मीनिंगलेस। लेकिन दोस्तोयेव्स्की आपको इसे नकली आशा नहीं देंगे। वो उनकी कहानी के ज़रिए आपको उन लोगों के मन के अंदर ले जाते हैं जो अंदर से टूट रहे होते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो फिर से कैसे रिबिल्ड कर सकते हैं। उसकी किताबें आपको खुद को समझने में भी मदद करेंगी क्योंकि उसने अपनी किताबों में इंसानी फितरत के बारे में गहराई से बात की है। दोस्तोयेव्स्की कहते थे कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद से झूठ मत बोलो। जो इंसान खुद से झूठ बोलता है और उसी को सच मानता है, एक दिन ऐसा आता है जब उसे अपने अंदर का सच समझ ही नहीं आता। और एक बात, दोस्तोयेव्स्की सिर्फ ज्ञान नहीं फैलते, वो अपनी किरदारों को सबसे बुरे और अच्छे हालातों में दिखाते हैं ताकि तुम उनसे रिलेट कर पाओ और अपनी ज़िंदगी बदल सको। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, इस महान लेखक के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसका जीवन दुख और दर्द से भरा हुआ था, जिसे इनिशियली सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं था, जिन्होंने इतने दुख, गरीबी, बीमार और दर्द के बावजूद भी एक महान लेखक बनने का रास्ता तय किया। अगर आप चाहते हो कि आपको भविष्य में भी इतिहास से ऐसे ही कीमती ज्ञान मिलते रहे जो सिर्फ सोच ना बदले बल्कि ज़िंदगी को नए नज़रिए से जीना सिखाए, तो मेरे भाइयों और बहनों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ऐसे ही कहानियों के साथ मिलते रहेंगे जो सोच बदलती है और नज़रिया नया देती है।